तो गाइस वंस अगेन ईएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन और उसमें मैंने बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें भी आपको बताई थी, कैसे ये सभी चीज़ को पढ़ना है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें छोड़ना है। पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी आपको बताया था, क्लासेस कैसे करनी है, आपको रिविजन कैसे करना है। तो वो वीडियो अगर नहीं देखा तो देख लो। आज हम लोग बस टॉपिक पे बात करेंगे, सीधा पढ़ाई करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग कॉपी पेन लेके जरूर बैठो, ये मेरा रिक्वेस्ट रहता है। कॉपी पेन नहीं भी लेके बैठो तो अपना एक पेज ले लेना। कुछ एक्स्ट्रा अगर मैं बातें बता रहा हूं तो आप बुक में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप पेज पे लिखना जो आपको अच्छा लगे। तो देखो, कल हमने पढ़ लिया था, तो आज हम लोग को पहला चैप्टर स्टार्ट करना था, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे भारत का जो संविधान है वो कैसे इवॉल्व होता है। इवॉल्व मतलब कैसे टाइम टू टाइम चेंज हुआ और एक इतना बड़ा संविधान बना, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटेन संविधान बना। कैसे, क्या रोड मैप समझना पड़ेगा आपको। तो उसी रोड मैप को समझने के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ फ्लैशबैक में। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी, सीधा कर लें इसको पहले, हाँ अब सही है। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा इंडिया में ब्रिटिश कैसे आते हैं, फिर ब्रिटिश इंडिया में कैसे छाते हैं। सब समझ में आता होगा आपको। इंडियन हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियन से शुरू किया जाएगा। पुर्तगीज वगैरह ढेर सारे आए थे ना, डेनमार्क, फ्रांस वाले भी आए थे, कर्नाटिक वार, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, और सारा लड़ाई हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, ये सभी लड़ाई लड़ा। फिर ब्रिटिश ने पूरे इंडिया में छा गए, बाकी सबको भगा दिया, फ्रेंच वाले वगैरह को। उसके बाद ब्रिटिश का मोनोपोली स्टार्ट होता है, क्या करने का, ट्रेड का मोनोपोली। इंडिया में ब्रिटिश ही था ना, अब कोई रहा नहीं, सबको भगा दिया, फ्रेंच वालों का, पुर्तगीज वालों का तो ब्याह रचा दिया। पढ़ोगे एडवेंट ऑफ यूरोपियन, सबको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है। अब इंडिया में बचा कौन, ब्रिटिश। तो 1600 में ब्रिटिश आया था, फिर धीरे धीरे ब्रिटिश पूरा इंडिया में छाता है। छाने के बाद इंडिया में बहुत मुनाफा था, इंडिया से उसको बहुत मुनाफा हो रहा था, धीरे धीरे मुनाफा कर रहा था। लेकिन एक ऐसा समय आता है कि इसके पास इंडिया से इतना कमाई ये कर लेता है ना, इंडिया से इतना इसको फायदा हो जाता है कि अपने आप को कुछ ज्यादा होशियार समझता है, बाबा समझने लगता है, ठीक है। इसको लगता है कि यही एक समझदार है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये क्या करता है ना, 1600 के बाद फिर ये जब ये समय आता है, 1773 की आसपास की बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से पैसा मांगता है लोन के तौर पे कि मुझे लोन चाहिए, कंपनी घाटे में है, नहीं दीजिएगा तो दिवालिया हो जाएगा, डूब जाएगा कंपनी। तो इसके लिए लोन मांगता है कौन, ये मांग रहा है ये इंडिया से। इसको बहुत मुनाफा हो रहा था, लेकिन करप्शन, दिस दैट ब्ला ब्ला के कारण इसको लोन मांगने की जरूरत पड़ गई। किससे, गवर्नमेंट से यार, गवर्नमेंट से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी तो बकलोल नहीं थी, कितना भी तो ये कंपनी है और कितना भी तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इंग्लैंड की सरकार है, ये एक मामूली सी कंपनी है। ये सोच रहा था कि इसको बेवकूफ बनाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ब्रिटिश गवर्नमेंट समझ गई कि ऐसा तो है नहीं कि इनके पास पैसे की कमी है, इंडिया इतना मुनाफा ये कंपनी कमा रहा है इंडिया जाके, फिर भी इसको लोन लेने की जरूरत क्या पड़ गई। वही सब चक्कर को देखते हुए ये वाला एक्ट लाया गया। मतलब ठीक है, मतलब घोड़ा पागल हो रहा है तो उसको लगाम लगाना पड़ेगा। तो घोड़े को लगाम लगाने के लिए, यहाँ पर रेगुलेट करने के लिए, लगाम लगाना समझ सकते हो, रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो अफेयर्स इंडिया में, उसको रेगुलेट करना है। कैसे ये लोग कर रहे हैं, कैसे ये लोग करेंगे, पागल जैसा कर रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक्ट लाया गया, ठीक है। वही सारी चीजें लिखी गई है, आप देख लो। उस समय ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ, उनके द्वारा ये लाया गया था पहला रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। उन्होंने एक कमिटी बनाई थी, उसके हेड खुद यही थे, इनके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये लाया इंडिया में। इसके बाद इस एक्ट में आने के बाद क्या क्या हुआ, इस एक्ट में आने के बाद बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि यहां से मैं समझाऊंगा आपको, इधर से। ये उस समय का भारत का मैप में बताता हूँ। भारत में मुख्यतः ब्रिटिश के 3 प्रमुख प्रेसिडेंसीज थी। बॉम्बे, इधर बॉम्बे है, आज के समय पे मुंबई इधर ही है ना, हाँ, बॉम्बे, इधर बंगाल, इधर कलकत्ता वाला रीजन, ये मद्रास, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वाला रीजन, ठीक है। तो ये 3 प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी, किसकी, हरे कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की। यहां से सारी चीजें ये लोग देखा करते थे, अपना ट्रेड वगैरह किया करते थे। और एक चीज गौर करोगे, सारे के सारे कोस्ट पे थे, तट पे, पानी के किनारे, इधर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, समझ रहे हो, ठीक है। तो इधर देखो, इस एक्ट के आने के बाद इन सभी का लेजिस्लेटिव पावर छीन लिया गया। और एक, जैसे कि सबके अपने अपने गवर्नर होते थे, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बंगाल,
ठीक है, ये सबके अपने अपने गवर्नर होते थे, लेकिन ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इन सभी में सबके गवर्नर को हटा करके एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जब बनाया गया, किसको बनाया गया? तो उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हीं को बना दिया गया, बोला आप ही बन जाइए ना। तो उस समय बैरन हेस्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल थे, लेकिन बैरन हेस्टिंग को फिर बोला गया कि आप गवर्नर जनरल ऑफ ये ऑल 3 प्रोविंसेस, ये सबके इकलौते गवर्नर जनरल आप बने, तो वो बैरन हेस्टिंग बनते। क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, तो बैरन हेस्टिंग है यार, और कौन? बैरन हेस्टिंग, तीनों प्रोविंसेस के गवर्नर बैरन हेस्टिंग। इसी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का भी आपको जिक्र मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट सबसे पहली बार कहाँ स्टेब्लिश की गई थी? ये आपका स्टैटिक जीके में आता है, कलकत्ता में। बहुत सारे लोग दिल्ली में मार देते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, जिनको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वो दिल्ली मारेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे दिल्ली में जरूर है, लेकिन एक समय ऐसा हुआ करता था ब्रिटिश के समय 1773 में वो कलकत्ता में था, बाद में शिफ्ट हुआ है, समझ रहे हो, बाद में शिफ्ट हुआ है। ओके, तो ये बात है, वही वाली बात जो मैंने समझाई इधर, वही वाली बात इधर लिखी गई होगी। थर्ड लाइन देखो, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज नॉमिनेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ ऑल 3 प्रेसिडेंसीज, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। इन तीनों को एक में विलय कर दिया गया, मिला दिया गया। अब सबके गवर्नर को मिला करके एक बनाया गया, गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले गवर्नर थे सिर्फ, अभी गवर्नर जनरल है। फिर एक समय ऐसा आएगा, देखेंगे तुम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब एक्ट पढ़ोगे इधर, वहां पे वाइसरॉय बन जाएंगे, ये सभी तो वाइसरॉय बन जाएंगे, वो भी देखेंगे हम लोग धीरे धीरे। तो ये वाली बात है, ये वाली इतना लाइन समझ गए, इनका नाम याद रखना। क्यों लाया गया था ये वाला मैंने बता दिया, लगाम लगाने के लिए। घोड़ा पगला गया था, लोन मांग रहा था। कितना लोन मांग रहा था, अगर वो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कहाँ पे, कहीं पे मैंने मेंशन किया है शायद, हाँ इधर देखो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ठीक है। 1 मिलियन पाउंड, 1 मिलियन पाउंड लोन मांग रहा था, किससे? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से 1 मिलियन पाउंड मांग रहा था, क्या, कौन? कंपनी आस्क्स ब्रिटिशर्स फॉर हेल्प। अब ये सबको हेल्प मांगने गया, हो गया इसका हेल्प सब निकल गया हेल्प। एक रेगुलेटिंग मांगने गया था, हेल्प मिला है, रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी को। ये एक्ट लाया गया कंट्रोल करने के लिए, वही वाली बात यहाँ पे भी लिखी गई है, कंट्रोल करने के लिए, है ना, कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। टू कंट्रोल और रेगुलेट, कंट्रोल और रेगुलेट एक ही मतलब है, सिनोनिम है। द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अरे हाँ, ये वाली चीजें यहाँ पे नहीं लिखी गई है, लेकिन यहाँ पे देखो, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट लाई गई थी ना बाबू, यहाँ पे 20 सालों के गैप के लिए लाई गई थी। जैसे कि अभी चल रहा है 2022, मान लीजिए इस साल 2022 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो अगला रेगुलेटिंग एक्ट कब आएगा? 20 साल बाद, यानी 2020 साल बाद कब होगा? 42, 3, 62, 82, वैसे करके यहाँ पे ये किया गया। तो सबसे पहली बार 73 में आया, उसके बाद देखो कब आएगा, 20 साल बाद। एक मिनट 73, 20 साल बाद ये वाला होगा ना, 93, 13, 33, 20 साल का गैप देख रहे हो। तो हाँ, 20 साल के बाद कहा गया था एक्ट में, ये प्रोविजन था उस एक्ट का कि 20 साल के बाद रिवाइज किया जाएगा, चीजों को सुधारी जाएगी। क्योंकि आपको भी पता है ना, समय के साथ सब कुछ बदलता है। जैसे कि हम लोग अभी कौन से साल में जी रहे हैं? 2022 में। जरूरी तो नहीं है कि 2022 में जो चीजें हैं अभी, वो 2032, 2042 में भी रहेगी। चीजें बदल जाती है ना समय के साथ, ठीक है। जैसे कि आप 2000, जब आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ होगा तो आप देखे होंगे, इतना ज्यादा ऑनलाइन एजुकेशन नहीं था, यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस नहीं आती थी, लेकिन आज के टाइम पे यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस आती है। टेक्नोलॉजी एडवांस हुआ है पहले के मुकाबले, तो समय के साथ चीजें बदलती है। तो वही मतलब था कि समय के साथ चीजें बदलेगी, तो उसको रिवाइज करने के लिए, चेंज करने के लिए हर 20 साल के बाद आया जाएगा, और उस समय के अकॉर्डिंग वो एक्ट में चीजें रहेगी। तो 1773 में आया था, तो 1773 के अकॉर्डिंग पहले रेगुलेटिंग एक्ट में चीजें दी गई थी। फिर जो आगे देखा जाएगा कि ब्रिटिश कंपनी जो है इंडिया में, ब्रिटिश कंपनी नहीं बोलेंगे उसको, ईस्ट इंडिया कंपनी बोलेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंडिया में है, उसका रवैया क्या है 20 साल के बाद। अगर रवैया सही नहीं हुआ तो यही रेगुलेटिंग एक्ट 20 साल के बाद आएगा, और उसमें कुछ और नए प्रोविजन डाले जाएंगे ताकि और कंट्रोल लगाया जा सके। तो वही रेगुलेटिंग एक्ट 20 साल पे आता है, और सबके अपने अपने मतलब है, ठीक है। तो यही वाली बात यहाँ पे लिखी गई है। फिर फिट इंडिया एक्ट आता है, उसको समझने से पहले थोड़ा सा और कर देते हैं, इस पे इंफेसिस देखो। तो यहाँ पे कंपनी को लोन लेने की जरूरत इसलिए पड़ा, कंपनी तो कंगाल हो ही गया, लेकिन ऑफिसर्स रिच हो गए, जो कंपनी चला रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर, इसलिए लोन की जरूरत पड़ी थी। लोन सोचो ना, इतना बड़ा कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया में कितना मुनाफा कमा रहा है, फिर भी लोन मांग रहा है, क्यों? कंपनी को ये लोग नहीं संभाल रहे थे, अपना पर्सनल
जेब गरम कर रहे थे ऑफिसर, तो ऑफिसर्स रिचर होते चले गए। राजा राजा मतलब बहुत धन हो गया, कंपनी के पास भी नहीं रहा। कंपनी चलाने के लिए पैसा मांग रहे हैं किससे? गवर्नमेंट से। ये नहीं कि अपने पॉकेट में, अपने बैंक अकाउंट में जो पैसा जमा किया उससे कंपनी को चलाएं, नहीं, बोलेंगे हम अपन पैसा रखेंगे, कंपनी चलाने के लिए उधर से मांगते हैं गवर्नमेंट से, ताकि मेरा पैसा नहीं जाए कहीं। ठीक है, समझ रहे हो? सबको अपना पैसा प्यारा होता है भाई, समझ रहे? तो यही है, ये पॉलिटी वगैरह में आपको यहाँ पे क्विड प्रो क्यू भी कहा जाता है इसी को। ठीक है, क्विड प्रो क्यू ब्रिटिश ने लाया। आ, उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट को डॉक्ट्राइन ऑफ चेक एंड बैलेंसेस भी कहा जाता है, लिख सकते हो आप लोग। ओके, फिर रेगुलेटिंग एक्ट ये जो यहाँ पर आया था 1773 में, उसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लाए गए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और पहली बार ऐसा देखा गया कि जो डिसेंट्रलाइज पावर थी वो सेंट्रलाइज होने लगी। फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। वही वाली बात है यार, यहाँ पे देखो लिखा गया है ना, तीनों को मिला करके एक किया गया, लिखा है ना, बॉम्बे मद्रास कलकत्ता को मिला करके सिंगल गवर्नर जनरल बनाया गया। तो वही डिसेंट्रलाइज था, मतलब क्षेत्र भीतर था, सेंट्रलाइज मतलब एकजुट, सेंटर में तो एकजुट किया गया, तीनों को मिला के एक गवर्नर जनरल बनाया गया। पहला स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन इसको कहा जाता है। इसी के समय सुप्रीम कोर्ट आया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी ऑफिसर्स के द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, फिर ईस्ट इंडिया गवर्नर जनरल, ये सारी चीजें आई गई। ठीक है, ये दोनों इसके प्रति उत्तरदायी थे। सुप्रीम था ये, कोर्ट सुप्रीम था, कुछ भी होगा तो ये देखता था। आगे देखो, तो ये था बातें, सबकी लेजिस्लेटिव पावर खत्म कर दी गई। लेजिस्लेटिव पावर अब बस इसके पास थी, ऑल दो इन सभी के पास एग्जीक्यूटिव पावर खत्म नहीं करी गई थी। उसके बाद भी एग्जीक्यूटिव पावर था सबके पास, सारे प्रेसिडेंसी के पास। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, उनको लगता है प्रेसिडेंसी से खत्म कर दिया। अरे भाई, पावर सिर्फ खत्म हुआ था, समझ रहे हो? लेजिस्लेटिव पावर खत्म कर दिया गया था इन दोनों का, सब इसको उठा के दे दिया गया था इसको। प्रेसिडेंट इस एक्ट के बाद बॉम्बे खत्म हो जाएगा क्या? बॉम्बे रहेगा, बॉम्बे रहेगा। पावर सीमित किया गया इसका, इन दोनों का, सब उसको उठा के इसको दे दिया गया। अब चूंकि देखो बेचारा था गवर्नर बंगाल का, अब इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया दिया गया, तो पावर भी तो इसको बढ़ाया जाएगा ना। अब इसका पावर बढ़ गया, पावर बढ़ गया, तो वही वाली चीज यहाँ पर मिलेगी आपको कि इम्पावर हो गया। इम्पावर, गवर्नर जनरल वाज इम्पावर्ड टू मेक रूल्स। क्या रूल्स रेगुलेशन बनाने का पावर थोड़ा सा इनको ज्यादा मिल गया, क्योंकि तीन को मिला के एक बना है, तो पावर तो उसको थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए ना। तो नहीं तो फर्क क्या रह जाएगा फिर इन तीनों में और नए का जो बनाया है इसमें? पावर इसके पास ज्यादा होना चाहिए। हाँ, तो वही वाली बात लिखी गई है। एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहली बार कलकत्ता में बना था, ये भी बताया गया। और सुप्रीम कोर्ट इन सभी को देखता था। ठीक है, कोई भी मुद्दा होगा तो सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा, आज की डेट में जो कर रहा है। आगे देखो, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट में आपको कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं है, समझ लो बस है क्या। जो लाइन मैंने मार्क किए हैं वो याद रखने वाली है पिट्स इंडिया एक्ट में। जैसे कि देखो, इट वाज, ये जो है ना, पिट्स इंडिया एक्ट लाया क्यों गया था? ये जो पुराना वाला एक्ट था उसको इम्प्रूव करने के लिए। इट वाज इनेक्टेड टू इम्प्रूव अपॉन द प्रोविजन। इसमें जो पुराने वाले में प्रोविजन था उसको इम्प्रूव करने के लिए लाया गया था। पुराना वाला कौन था? ये हमारा पुराना एक्ट, सबसे पहला एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसको ठीक करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, उनके प्रोविजंस को इंप्रूव करने के लिए ये पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। ठीक है, ताकि अच्छे से हम लोग काम कर सके, जैसे टू ब्रिंग अबाउट बेटर डिसिप्लिन। हम लोग नहीं, उस समय जो काम कर रही थी इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन, सबको डिसिप्लिन करने के लिए, बेटर डिसिप्लिन इन द कंपनी सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आगे देखो, पिट्स इंडिया एक्ट में 6 मेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को भी चुना गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, जो मैंने अभी यहाँ पर जिक्र भी किया शायद आपसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के बारे में। ठीक है, देखो पिट्स इंडिया एक्ट, यहाँ पे ब्रिटिश पोजीशन पहली बार देखा गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स लाया गया। ठीक है, यहाँ से शुरू हो जाता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब घोड़े को लगाम लगाना है तो सेपरेशन करना पड़ेगा, सप्रेस करो, करो सप्रेस, पकड़वाओ सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, तो वही वाली बात बुक में भी है। देखो, ए 6 member board of controller was set up which was headed by a minister of British government। किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर होगा, वो हेड करेगा इसको। समझ रहे हो? हाँ, ऑल पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेयर गिवन टू दिस बोर्ड। ठीक है, सारे पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इसके हाथ में है, इसके हाथ में।
ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में अब नहीं है, समझ रहे हो। ट्रेड एंड कॉमर्स जो था ना वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में दिया गया, मतलब ये इसको देखेगी, ट्रेड ऑफ कॉमर्स को कौन देखेगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसका था, कंपनी को देखने के लिए बनाया गया था, इसका देखो मतलब क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है देखभाल करने के लिए। तो ट्रेड ऑफ कॉमर्स इज रिलेटेड इशू अंडर द प्रीव्यू ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ओके। अब पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद डुअल गवर्नमेंट का भी हम लोग यहाँ पर सिस्टम मिलता है, जैसे कि यहाँ पे इंडिया में उस समय क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद ये भी समझ में आ जाता है हम लोग को कि चल क्या रहा है। इंडिया वाले कह रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं ये लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने में ही एक्ट खेल रहा है, एक्ट खेल रहा है। इंडिया वाला कहता है कि नहीं समझ रहे हो बाबू, नहीं समझ रहे हो विनोद, डुअल गवर्नमेंट चल रहा है, कंपनी वाला भी पेल रहा है और कंपनी वाला भी हम लोग को समझ रहे हो ना, कंपनी वाला भी हम लोग को बिस्किट खिला रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, गवर्नमेंट तो डुअल गवर्नमेंट हुआ कि नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये दोनों था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसको देखेगा, कंपनी के अफेयर्स को देखेगा, जैसे कि किसको किसको ट्रेड एंड कॉमर्स को, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो गवर्नमेंट पॉलिटिकल चीजें हैं ना वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी। अब इन सभी के बाद आता है अगला एक्ट 1833। अगला एक्ट से पहले 1833 इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसका मतलब ये नहीं कि इसे को छोड़ दे, पढ़ लेते हैं यार, क्या जाएगा, पढ़ लो, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये वाला स्किप कर देना, इससे एक भी क्वेश्चन आज तक नहीं आया एग्जाम में, फालतू है। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ये बस पिछला वाला जो एक्ट था ना उसको थोड़ा सा प्रोविजन, जैसे कि 20 साल के बाद आया था ये, तो 20 साल के बाद थोड़ा सा पीछे वाला में जो चीजें गलतियां रह गई थी उसको सुधारा गया, कंसोलिडेट किया गया, सुधारा गया, ठीक है। दिस एक्ट प्रीवियस एक्ट, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट ये हो जाएगी, लेकिन कलर करना चाहो तो कर सकते हो, कि पेमेंट का सिस्टम आ गया, सैलरी देने वाला, काम कर रहे हो तो तुमको सैलरी मिलेगा। सैलरी किसको मिलेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो बनाया गया था, अरे ये जो 6 मेंबर का बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ये फ्री में काम कर रहे थे, इसको सैलरी देने का प्रोविजन इस एक्ट में आया, इस एक्ट में 20 साल बाद, समझ रहे हो, वही प्रोवाइडेड द पेमेंट ऑफ सैलरीज, ठीक है। अब सैलरीज देने की बात आई गई, प्रीवियस वाले में देखो क्या था और अभी क्या था। ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, रंगना चाहो तो रंग दो, रंगना मतलब मार्क करना चाहो तो मार्क कर लो। कहने का मतलब ये है द प्रोवाइडेड द पेमेंट ऑफ सैलरीज, सैलरी की बात करी गई, सैलरी देना है, किसको देना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो मेंबर्स हैं उनको सैलरी देना है। कहां से देना है, अपने जेब से नहीं, इंडिया के रेवेन्यू से। देख लो काम कर रहा है वो, पैसा लेगा इंडिया से, अच्छा है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। चलो देखो समझ गए ये वाला लाइन, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर इसी की बात कर रहा हूँ भाई, 6 मेंबर की बनाई गई थी, उनको पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगा, किसके द्वारा, गवर्नमेंट देगी, किस अपने पैसा नहीं देगी, इंडिया का रेवेन्यू से देगी। कोर्ट वेयर गिवन पावर टू इंटरप्रेट रूल्स एंड रेगुलेशन, कोर्ट के पास इतना पावर था कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन को इंटरप्रेट कर सकते थे, कोर्ट के पास इतना पावर होना भी चाहिए, ठीक है। बस खत्म, आगे देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1813, इसमें भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देख लो। फिर 1833 वाला जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ट्रेड मोनोपोली जो था, मैंने शुरू में ही बोला था 1600 में इंडिया आया, बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी, पुर्तगाल, फ्रेंच, इस सबको हटा के इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोनोपोली स्थापित किया था, स्टैब्लिश किया था। इंडिया में ब्रिटिश ही उस समय राज कर रहा था, हम लोग ब्रिटिश के गुलाम थे, बाकी सबको भगा दिया था ना, वो मोनोपोली आके खत्म होता है यहाँ पे। ये एक्ट में साफ साफ कहा गया अब इंडिया में जो है ट्रेड मोनोपोली खत्म किया जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, कैम टू एन एंड, क्या लिखा गया ना साफ साफ लफ्जों में, कैम टू एन एंड। इसका मतलब सीधा सा है मोनोपोली खत्म हो गया। अब इंडिया में चाहे तो कोई अदर कंट्रीज अगर आके व्यापार करना चाहती है, कोई और कंपनी, जैसे कि क्या बोले किसका नाम है, पाकिस्तान कंपनी, तो अपने कंगाल है, वो किया आएगा इंडिया में। आज के डेट में कोई भी कंपनी आ जाए यार, कोई भी, वो इंडिया में आके अगर व्यापार करना चाहे तो कर सकता है। आज के टाइम की मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उस समय होगी, उस समय कंपनी और भी थी, जरूरी थोड़ी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एकलौती कंपनी थी, उस समय वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनियां थी, तो ट्रेड मोनोपोली खत्म होने के बाद अदर कंपनीज भी आ सकती थी अब इंडिया में, ठीक है। पावर ऑफ 3 काउंसिल जो दिया गया है, अब मद्रास हो गया, बॉम्बे हो गया, कलकत्ता, ये पावर बढ़ाए गए थोड़े, पहले के मुकाबले अब थोड़े थोड़े से पावर बढ़ाए गए।
दे वेर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू ग्रेटर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, और ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है इन सभी प्रोविंसेस पे, प्रोविंसेस बोल रहा हूं, काउंसिल्स पे, वो थोड़ा ग्रेटर कंट्रोल हो गया। ग्रेटर मतलब बढ़ गया, ग्रेटर मतलब बढ़ा। ओके, यहां पर एक एक्सेप्शन भी है। इंडिया में इन्होंने मोनोपोली भले ही खत्म कर दिया था, लेकिन चाय वाला एक कहानी है, चाइना के साथ चाय बस ईस्ट इंडिया कंपनी ही बेच सकता था, ये वाला मोनोपोली खत्म नहीं किया गया था। टी तो लिख लेना, टी ट्रेडिंग, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना, ये खत्म नहीं किया गया था। टी का ट्रेड और किसके साथ? चाइना के साथ। ये ब्रिटिश के साथ अभी भी मोनोपोली ये वाला था, बाकी सभी मोनोपोली हटा दी गई थी, लेकिन चाय की मोनोपोली अभी भी थी। यहां पे नहीं है, लेकिन लिख तो सकते हो, बगल में खाली जगह दिया है, या कोई पेपर लेके बैठे हो तो उसमें लिख लो। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को, लोकल ऑटोनोमस बॉडीज को मतलब क्या कहते हैं? लोकल गवर्नमेंट, इनको पावर दिया गया कि टैक्सेस अब आप ले सकते हैं। ठीक है, अलाउड लोकल गवर्नमेंट फॉर टैक्सेशन, टैक्सेशन के लिए अलाउ किया गया लोकल गवर्नमेंट, जो इंडिया में उस समय लोकल गवर्नमेंट थी उसको। ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन से एक्ट में अलाउ किया गया लोकल गवर्नमेंट को टैक्सेशन के लिए? ये वाले एक्ट में, 1813 में। उसके बाद और भी एक्ट्स आते हैं 1813 के बाद। डायरेक्ट देखो 33 आएगा 20 साल बाद, तो 20 साल का तो था ही, हर 20 साल बाद आता है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इसमें क्या था ना, ये फाइनल स्टेप था। मैंने आपको शुरू में बताया था, कहां गया मेरा पोथी, पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, कहां गया? हाँ, तो मैंने यहाँ पर क्या आपको बताया था, ये शुरुआत, पहला एक्ट जो था हमारा 1773 में, ये फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन था। तीनों को मिला के एक बनाया गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद आया? वीडियो को शुरुआत में ही बोला था ये बात। हाँ, अब ये जो एक्ट है ये लास्ट है, सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो लास्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन इसको कहा जाता है। मतलब पूरी तरीके से शुरुआत में यहाँ पे शुरू किया गया, इसमें शुरू किया गया, धीरे धीरे काम चल रहा था, सेंट्रलाइज हो रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट देख रहे हो, धीरे धीरे अपना पावर बढ़ा रही थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर लाया, ये लाया, वो लाया, धीरे धीरे बढ़ा रही है ना। इधर भी थोड़ा सा, अब फाइनली जाकर के यहाँ पे फुल्ली 100% सेंट्रलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट में मैंने एक चीज नहीं आपको समझाई है। ये मैं क्या करता हूँ ना, आपको पहले समझा देता हूँ। ये वाला लाइन शायद मैंने आपको नहीं एक्सप्लेन किया है, अभी ध्यान मुझे आया। पिट्स इंडिया एक्ट में, एक मिनट, कर दिया कि नहीं? प्रोविंसेस हैज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ कर दिया यार, सॉरी सॉरी, कर दिया, इसको कर दिया। ये तो मैं समझाया ना, जितनी भी प्रोविंसेस थी उस समय इंडिया में, सबको सेंट्रल गवर्नमेंट का बात मानना था। सेंट्रलाइजेशन हुआ था, हाल ही में इसमें शुरू हुआ, अब सेंट्रलाइजेशन हो रहा था तो धीरे धीरे सब हो रहा था। ठीक है, और यहाँ पर ये भी बात लिखी गई, गवर्नर जनरल के पास इतना पावर जरूर था, अगर कोई नहीं मान रहा है प्रोविंसेस, 3 प्रोविंसेस थी, तीनों में अगर कोई भी चक्कर पकड़ कर रहा है, होशियार बन रहा है ना, तो गवर्नर जनरल के पास इतना पावर बढ़ गया था कि वो इन सभी प्रोविंसेस को डिसमिस कर सकती थी, डिसमिस। ठीक है, ये वाला लाइन छूट गया था। हाँ, ये लास्ट लाइन बस। अच्छा, दोबारा रिवीजन करना ना तो देख लेना। वैसे वो इम्पोर्टेंट भी नहीं था, एग्जाम में वहां सब्जेक्टिव बनेगा तो बनेगा ही नहीं, बन भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, कम बनता है, लेकिन देख लेना, वो भी इम्पोर्टेंट नहीं, एक तरीके से इम्पोर्टेंट ही है। आगे देखते हैं, आगे अब है हमारा चार्टर एक्ट 1833, लास्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन। इस एक्ट में साफ साफ लिखा गया है, द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल वेयर गिवन ए वास्ट पावर। वास्ट मतलब वास्ट, छोटा मोटा पावर नहीं, बहुत ज्यादा पावर अब यहाँ पर बढ़ चुका था, काउंसिल का और गवर्नर का। ठीक है, काउंसिल में मिनिस्टर होंगे। द काउंसिल कुड लेजिस्लेट फॉर द होल ऑफ इंडिया। काउंसिल जो है इंडिया के पूरे को लेजिस्लेट कर सकती थी, यानी यही वाला बात है, सबका लेजिस्लेटिव पावर तो छीन ही लिए हो, अब यहाँ पे काउंसिल बनाया जाएगा एक, और वही काउंसिल पूरे इंडिया को, जहां पे भी इनके प्रोविंसेस है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, जहां पर भी है, सबको ये लेजिस्लेट करेगी। ठीक है, समझ गए होगे, आई होप समझ गए होगे। वही वाली बात यहाँ पे है ना,
द काउंसिल्स ऑफ इंडिया कुड लेजिस्लेट फॉर द होल ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की चर्चा करी गई है और ये सभी कितने किसके सब्जेक्टेड हैं? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के सब्जेक्टेड हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल किसके प्रति उत्तरदायी है? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स, और काउंसिल भी। द काउंसिल गोट फुल पावर्स ऑफ रिगार्डिंग रेवेन्यू एंड ए सिंगल बजट। पहली बार सिंगल बजट का चर्चा यहाँ पर मिलता है। काउंसिल के पास इतना पावर मिल गया कि वो रेवेन्यू हो गया एंड अ सिंगल बजट फॉर द कंट्री को प्रिपेयर कर सकता था बाय द गवर्नर जनरल, बाय द हेल्प ऑफ गवर्नर जनरल। अगला वाला लाइन मैंने पूरा कलर कर दिया है क्योंकि ये कंसेप्चुअल लाइन है, कंसेप्चुअल है ताकि आप ध्यान दें, फोकस दें, इसलिए देखो द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिड्यूस्ड। क्या? रिड्यूस, खत्म नहीं हुआ, रिड्यूस। इंडिया यहाँ पर लिखते थे ना, होता खत्म, रिड्यूस मतलब कब किया गया इसको? द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रिड्यूस्ड टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल एंटिटी। अब इस कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल एंटिटी है उसको रिड्यूस किया गया एंड सेवरल रोड्स जो थे उस समय और मिनिस्टर जो थे उस समय उनको नॉमिनेट किया गया एंड एज अ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। ठीक है, अब अलग अलग लोगों को ये लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स में मेंबर्स बना रहे हैं, जैसे कि सेवरल लॉर्ड्स एंड मिनिस्टर्स। फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारे इंडिया में जो चल रहा था गवर्नमेंट, अभी तक जितना भी गवर्नमेंट चल रहा है इससे या इसके पीछे, ये टाइम था 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें कहा गया, नाम दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया को पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा गया। ये सारी जो गवर्नमेंट थी ना बनी हुई थी पीछे, ये और इसके पीछे वाला एक्ट, इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम नहीं दिया गया था। यहाँ पर आके इस गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम मिला, दर्जा। ठीक है, इससे यही पता चलता है फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, फाइनल स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन है ये। ठीक है, और काउंसिल को इंडियन काउंसिल कहा गया, काउंसिल को इंडियन काउंसिल कहा गया। ठीक है, ये है। फिर ये आता है 1853 का चार्टर एक्ट। ये लास्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन यहाँ पर हो गया। लेकिन अगर पूछूं मैं लास्ट चार्टर एक्ट कौन था, तो लास्ट चार्टर एक्ट यही था, 1853 का एक्ट, लास्ट चार्टर एक्ट। इसके बाद चार्टर एक्ट क्यों नहीं आया? इसके बाद 1853 के बाद हो गया एक क्रांति 1857 की। 1857 की जब क्रांति हो गया तो एक्ट उक्त नहीं आया, उसके बाद डायरेक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, द ग्रेट एक्ट ऑफ इंडिया। मतलब समझेंगे इसके बारे में। ब्रिटिश उसको बोलते थे गुड एक्ट, लेकिन गुड एक्ट कैसे? इंडिया वालों के लिए गुड एक्ट नहीं था। अब देखते हैं, आगे देखेंगे इसको। आओ ये वाला एक्ट, लास्ट वाला एक्ट देख ले एक और। तो ये लास्ट चार्टर एक्ट था, ये समझ लेना। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस की गई इंडियन लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेशन जैसे कि क्या क्या, डलहौजी का एक रिपोर्ट था, डलहौजी का एक रिपोर्ट था। उसी रिपोर्ट को फॉलो करते हुए ये एक्ट में कुछ चीजें लाई गई जिससे इंप्रूव हो सके हमारा इंडिया का जो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको इंप्रूव करने के लिए इनके रिपोर्ट का सहारा लिया गया है, डलहौजी के रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट के बाद क्या क्या इसमें आया वो देखो, चार्टर ऑफ 1853 में क्या क्या आया, पढ़ो एक बार आप खुद से, क्या समझ में आता है। जो कलर मैंने किया है, नेक्स्ट लाइन, सेपरेट मतलब क्या? सेपरेट मतलब अलग अलग होता है। तो लिखा गया है सेपरेट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज टू बी अपॉइंटेड, सेपरेट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज टू बी अपॉइंटेड। ठीक है, मतलब सीधी सी है। आ जाओ इधर से समझते हैं, हमारा मनोहर पोथी किधर गया? ये रहा, ये है हमारा मनोहर पोथी। ये बंगाल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इस समय क्या था? लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो था ना, इस एक्ट के बाद दोनों एक ही हो गया था। देखो ये वाला लाइन समझो, एग्जीक्यूटिव काउंसिल विच ऑल्सो प्रीफर एज अ लेजिस्लेटिव फंक्शन। इसका मतलब क्या समझते हो हिंदी में? एग्जीक्यूटिव काउंसिल की ज्यादा वैल्यू है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल सारा चीज देखती थी और वो लेजिस्लेटिव फंक्शन भी करती थी, ये कहने का मतलब है। हाँ, तो वही वाली बात है कि सेपरेट गवर्नर ऑफ बंगाल वाज टू अपॉइंटेड। अब ये दोनों चीज देखेगी। ठीक है, सेपरेट लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल आ गया। ठीक है, इसके बाद वही सेपरेट गवर्नर अपॉइंट किया गया। देखो, सब सेपरेट
गवर्नर स्टेब्लिश किया गया, यही आगे चल करके इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है, जिसमें टोटल कितने मेंबर्स हो गए यहाँ पे लिखा गया कि नहीं? ओह शिट, लिख रहे हैं ना, टोटल 6 मेंबर होंगे इस काउंसिल में। वही आगे चल के बनेगा इंडियन क्या, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाएगा। इंडियन यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें टोटल 6 मेंबर्स होंगे अलॉन्ग विथ लोकल रिप्रेजेंटेशन। लिख लो, बोलता हूं एक बार, लास्ट बार बोलूंगा। ये जो हमारा सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, ठीक है, उसी को आगे चल के उसका नाम आता है, फेमस होता है द इंडियन एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल से, जिसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं और उनके साथ कुछ लोकल रिप्रेजेंटेशन भी होते हैं। लोकल यानी हम लोग इंडियंस, ठीक है। लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द काउंसिल वर सेपरेटली आइडेंटिफाइड। वही वाली बात जो मैंने समझाई ना, दोनों का अलग अलग अपने फंक्शन है, अपने अपने। तो यहाँ पर चीजें बांट दी गई, तुम ये करो तुम्हारा ये फंक्शन है, तुम ये करो तुम्हारा वो फंक्शन है, चीजें बांटी गई, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की भी चर्चा यहाँ पर मिलती है इस एक्ट में, देख लो। कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाया गया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्यों लाया गया? क्योंकि वहां पे जो है रिक्रूटमेंट करना था। अब डायरेक्ट कोई नई कंपनी का एम्प्लॉय बन सकता है। अब कंपनी का एम्प्लॉय, स्टेट कंपनी का एम्प्लॉय बनना है तो आपको एग्जाम निकालो, बनो। ये वाला चर्चा भी इस एक्ट में ही मिलता है, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज बी empowered टू पुट कंपनीज गवर्नेंस ऑफ इंडिया टू एन एंड एट एनी सुटेबल टाइम। जब भी सुटेबल टाइम देखे, इसकी लंका लगा देगा कौन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब अब देखो, कंपनी का बुरा दिन शुरू हो गया, उल्टी गिनती। कंपनी गवर्नेंस ऑफ इंडिया टू एन एंड, क्या टू एन एंड, बहुत जल्द खत्म होगा इसका इंडिया में। बहुत दिन जी लिए तुम अपना मोनोपोली, बहुत ट्रेड मोनोपोली किए थे, सब समझ में आ गया। ट्रेड मोनोपोली तो इसका इसी में खत्म हो गया था, पिछला वाला एक्ट में ही। अब आके इनका ये भी खत्म होगा आने वाले समय में, देख लो ना। गवर्नेंस जो कर रहे थे इंडिया में, अपना चला रहे थे मनमानी, वो भी खत्म करेगा। तो ट्रेड मोनोपोली पहले ही खत्म हो गया है, अब गवर्नेंस भी खत्म होने जा रहा है। अब गवर्नेंस इस खत्म हो ही जाता है, अगले वाले एक्ट में खत्म हो जाता है, लेकिन अगले वाले एक्ट आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये लास्ट एक्ट बन के रह गया। इसके बाद जो एक्ट आया वो 1857 की क्रांति जो हुआ था ना, उसके अकॉर्डिंग आया, तो वो एक अलग एक्ट हो गया ना, उसके बिहाफ पे आया था। उसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1857 की क्रांति हुई थी, जस्ट उसके बाद 1858 में एक्ट आ गया था, ठीक है। यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है सिविल सर्विसेज, लिख लेना बगल में, मैकाले की सिफारिश से, मैकाले की कमेटी से आया था, ठीक है। मैकाले कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड 1854 में, नहीं लिखा गया यहाँ पे, ये आपको हिस्ट्री में भी पढ़ना है, इसीलिए शायद यहाँ पे नहीं लिखा होगा। 1854 में सिविल सर्विसेज लिख लेना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम, एसएससी वगैरह नहीं है, सिविल सर्विसेज, ठीक है। एसएससी बैंकिंग रेलवे नहीं। तो 1854 में मैकाले, मैकाले का नाम भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप समझ गए होंगे, ये चार्टर एक्ट वगैरह का सरदर्द खत्म हो गया। आई होप समझ गए होंगे ना, याद तो रहेगा। बहुत ही इजी करके मैंने पढ़ाया है, इतना मतलब लोकल लैंग्वेज में मैंने पढ़ाया है, ना ज्यादा मैंने इंग्लिश झाड़ी है, ना ज्यादा हिंदी झाड़ी है। एक स्टूडेंट को जैसे पढ़ना चाहिए वैसे ही मैंने पढ़ा है। आगे देखो, 1857 की क्रांति पढ़ोगे, उसके बाद ये वाला एक्ट आएगा, तो देखना 1857 की क्रांति में बहुत ज्यादा मंगल पांडे से शुरू हुआ, फिर फैल गया पूरा। तो उसकी बहुत कारण थी। 1857 की क्रांति जो हुई थी, 1857 रिवोल्ट, उसके पीछे कंपनी ने बहुत अत्याचार किए थे, उसी के कारण, तो वो पढ़ोगे हिस्ट्री में। वही सबको ठीक करने के लिए हमारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो अब ये एक्ट लाती है। 1857 की क्रांति जो हुई थी उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए ये एक एक्ट आता है, ठीक है। इस एक्ट में क्या क्या है मैं यहाँ से समझाऊंगा, हालांकि यहाँ से भी समझाऊंगा, लेकिन पहले इधर से समझ लो। हाँ, तो 1857 की जो क्रांति हुई थी बहुत खतरनाक थी,
बहुत लॉस हुआ था किसको, ब्रिटिश के। तो ब्रिटिश जो है ना अपनी गलती दोहराते थे, कनिंग थे। कनिंग मतलब क्या होता है, बहुत तेज तर्रार, बहुत इंटेलिजेंट। ब्रिटिश लोग इंटेलिजेंट थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, उनका डर था कि आने वाले समय में ये 1857 की क्रांति जैसा कोई और बड़ा रिवोल्ट ना हो जाए, नहीं तो और बवाल हो जाएगा। ठीक है, तो उसको देखते हुए, अपनी गलती को रिपीट नहीं करना चाहते थे वो, उन्होंने एक एक्ट ला दिया और इस एक्ट को नाम दिया एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया। एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया लाया गया। अब इसी एक्ट में वाइसरॉय की चर्चा मिलती है सबसे पहली बार इंडिया में, वाइसरॉय। ठीक है, इसको समझेंगे, ये मैप समझना, ये इंडिया का मैप, इधर इंग्लैंड का मैप, ये इंग्लैंड के मैप का पार्लियामेंट का मैंने पार्लियामेंट ऐसा नहीं है, बिल्डिंग थोड़ा सुंदर दिखता होगा लेकिन मैंने बिल्डिंग बना दिया है एक्स स्क्वायर में, समझाने के लिए बस। ये मैंने ऐसे एरो डाला है, आप समझ लेना। ठीक है, लेकिन ये जो एक्ट था ये वाला समझ लो, ऑन द पेपर्स ओनली। कहने को बोल रहा था कि क्या, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट इन इंडिया, खाली पेपर पे लिखा हुआ था। हाँ, खाली एक एक्ट पास कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, लो भाई इतना 4-5 पेज में पढ़ो, ये है सारा एक्ट है। लेकिन इसमें जो चीजें लिखी गई थी इस एक्ट में, वो लागू भी तो करना था ना सर। लागू बहुत कम चीजें हुई। ठीक है, इसीलिए मैंने ये बोला है, ये जितना भी ये सब चीजें है, ऑन द पेपर्स ओनली, हाथी किताब दिखाने का और कुछ खाने का। तो वही वाली चीजें यहाँ पर देखो, इस एक्ट के आने के बाद ये तो तय हो गया कि अब इंडिया पे कौन राज करेगा, कंपनी या क्राउन। बहुत दिन से तू मैं शुरू हुआ था, आज हमने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से शुरू हो गया, तो तू मैं रेगुलेटिंग एक्ट लाया, चल रहा था। लेकिन फाइनल आंसर यहाँ मिलता है, अब इंडिया पे किसका होगा, कौन इंडिया को अब देखेगा। तो क्राउन, अब फाइनली क्राउन, अब ब्रिटिश का खत्म हुआ। सॉरी ब्रिटिश बोल रहा हूं मैं, सॉरी ब्रिटिश नहीं बोलना कभी, ईस्ट इंडिया कंपनी बोलना उसको। वो कंपनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम था ऑफिशियली। ठीक है, उसको नाम ही दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी, किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। तो उसके नाम को अब छेड़छाड़ मत करो, वो उसको बोलना हमेशा, जब भी बोलना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी ही बोलना। मैं भी गलती कर देता हूँ, ब्रिटिश कंपनी बार बार बोल देता हूँ, नहीं बोलना है। आगे देखते हैं, ये वाला समझते हैं। तो ब्रिटिश क्राउन डिसाइडेड टू अज्यूम सोवर्जिनिटी, ब्रिटिश क्राउन ने बोला कि अब इंडिया में हमारा सोवर्जिनिटी होगा, अखंडता होगा, संप्रभुता होगा इन इंडिया फॉर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन करके अब इनका होगा। वही लिखा गया है। ये सब कॉन्सिक्वेंसेज हैं 1857 की क्रांति को देख करके ये एक्ट लाया गया था, वही लिखा है। जो मैंने समझाया वही सब लिखा गया है। ये वाला आपको दो चीजें मैं आज पूछूंगा, दो क्वेश्चन है। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, किसने कहा है, कौन ऐसे ब्रिटिश है जिसने कहा था कि 1857 की क्रांति थी जो सिपाही विद्रोह था, मतलब सिपाही म्यूटिनी था, सिपाही म्यूटिनी। किसके द्वारा कहा गया है, कोई ब्रिटिश है, ब्रिटिश हिस्टोरियन है, उसने इसको सिपाही म्यूटिनी का नाम दिया है। लेकिन इंडिया के नजरिए से देखो, भारतीय के नजरिए से देखो, तो ये 1857 की क्रांति अच्छी थी। शायद यही कारण है कि आगे चल के फिर हम लोग के अंदर नेशनलिज्म की भावना पैदा हुई और आगे चल के हम लोग आजाद हुए। हम लोग के नजरिए से 1857 की क्रांति तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन ब्रिटिश जो पिटाया था 1857 में, उसके नजर से देखोगे तो ये खराब था। सबका नजरिया होता है। तो इंडिया वाले इसको बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय इंडियंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम लोग पॉजिटिव वे में बोल रहे हैं, उन लोग नेगेटिव वे में बोल रहे हैं। विद्रोह मतलब क्या होता है, नेगेटिव सेंस। हाँ, तो ये देखो, द स्टैट्यूट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वही क्राउन के और ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट रूल के अकॉर्डिंग चलेगा इंडिया, और वही एक्ट लाया गया था। एक्ट में ये सब चीज लिखा गया था। अब कंपनी वगैरह का कोई रोल नहीं है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश क्राउन जो है, वो इंपीरियल कंट्रोल है उनका इंडिया पे। इंपीरियल मतलब पूरी तरीके से ओवर इंडिया, imperial control over India without any popular participation in the administration of the country, without any popular participation। कोई नहीं, अकेले हम काफी हैं। ठीक है,
ये वाला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर वाइसरॉय वगैरह का सिस्टम स्टार्ट हो गया, ठीक है। वाइसरॉय वगैरह का आपसे क्वेश्चन ये रहेगा, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ठीक है। क्वेश्चन ये है, वाइसरॉय कौन है अपने इंडिया का, अपने इंडिया का वाइसरॉय कौन है। उसके आगे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। इधर तो हो गया था ना, हाँ ये हो गया था। तो अब आते, यहाँ से हम लोग कर रहे थे, वो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, तो फिर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यही बात है। आपको लग रहा होगा इतना आवाज लो कैसे आ रहा है। अब देखो, टॉप एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय, टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया में कौन होगा, वाइसरॉय होगा, ठीक है। इंडिया का अभी टॉप एग्जीक्यूटिव कौन होगा, इस एक्ट में बता दिया, वाइसरॉय होगा। वाइसरॉय को सहारा देने के लिए, बोल सकते हैं इसका चमचागिरी करने के लिए, इसी का साथ ही एक सेक्रेटरी होगा इंडिया का, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, यानी स्टेट मतलब इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया बोलो या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलो, वही बात बराबर है। तो वाइसरॉय का पहला बार जिक्र यहाँ पे मिलता है, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ये आपका सवाल है, ये हिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, कमेंट करके बताना, नहीं पता है तो गूगल करके देखना, और उनके बारे में 10-15 लाइन और पढ़ लेना, ताकि याद रहेगी नहीं भी। आगे देखो, अब यहाँ पे समझते हैं, वही वाली बात मैंने बताया जो लिखा गया यहाँ पे, द पावर्स ऑफ द क्राउन वेयर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, असिस्टेड बाय द काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स। कितना मेंबर्स, 15 मेंबर्स, और हियर नोन एज द काउंसिल ऑफ इंडिया, इसी को काउंसिल ऑफ इंडिया भी कहा गया आगे, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का पहली बार, वाइसरॉय का पहली बार जिक्र यहाँ पे मिलता है। ये सबके फंक्शंस अलग अलग हैं, ठीक है। आगे देखो पता चलेगा क्या क्या पावर्स है। जैसे कि देखो, द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस। अब शुरुआत यहाँ पर हो गई है डिसेंट्रलाइजेशन की, यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन कंप्लीट हुआ था, फिर अब धीरे धीरे देखो सेपरेटेड, डिसेंट्रलाइजेशन अब शुरू हो गया, अब चालू चलेगा, पूरा डिसेंट्रलाइजेशन चलेगा इंडिया में। तो आज हमने वीडियो का शुरुआत जब किया था चार्टर एक्ट, यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था, फर्स्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, लास्ट स्टेप ऑफ सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। अब नाउ बिगिनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, फिर से सब चीज अलग अलग हो जाएगी, सब प्रोविंसेस अलग अलग हो जाएंगे पहले जैसा, लेकिन इस बार थोड़ा अलग तरीके से, ओके। इस बार गवर्नमेंट कर रही है ना, उस समय कंपनी था, डिसेंट्रलाइजेशन होगा लेकिन इस बार गवर्नमेंट के तौर तरीके से। अब देखो, तो द कंट्री वाज डिवाइडेड, वही डिसेंट्रलाइजेशन का फंडा है यहाँ पे, इनटू प्रोविंसेस हेडेड बाय द गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलो या गवर्नर एक ही है, और उनके साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, सहायता मिलता है, एडेड बाय हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। यहाँ पे दो चीज की बात करी गई है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अलग। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर जनरल के अंडर काम करेगी, वही वाली बातें लिखी गई है, इनके सुपरिंटेंडेंस के में और इनके डायरेक्शन में और इनके कंट्रोल में, किनके, गवर्नर जनरल के कंट्रोल में। इन ऑल द मैटर्स ऑल द अथॉरिटी ऑफ गवर्नेंस ऑफ इंडिया वाज वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देखो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का बात आया ना, अभी मैंने जो समझाया आपको वही बात, यहाँ पर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की भी बात आई है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये जो इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है, उसका काम क्या है, तो हमारा जो इंडिया का गवर्नर जनरल है वो इसके प्रति उत्तरदायी रहेगा। किसके प्रति, कुछ भी इंडिया में चक्कर पर गलत हुआ, कुछ भी गलत हुआ, यहाँ पे इसके पास पता चलेगा, ये बोल देगा महारानी को, महारानी जी गवर्नर जनरल पगला रहा है, लगाम लगाया जाए। तो वैसे हम लोग ब्रिटिश के जो उसमें स्ट्रक्चर था कि कौन किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा, अब वाइसरॉय, सेक्रेटरी स्टेट, कौन बड़ा कौन छोटा, इंडियन काउंसिल कैसा था, और सबसे सुप्रीम पावर किसके पास होगा। मैप देख रहे हो, एक तरफ इंडिया का मैंने बनाया, एक विक्टोरिया का है। इंडिया में वाइसरॉय का सिस्टम 1858 का जो एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से शुरू हुआ,
और जैसे कि ये कुछ छोटे छोटे मैंने बनाए हैं, देख लो छोटे छोटे यहाँ पर कुछ हैं बॉक्स, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया के छोटे मोटे ऑफिसर। छोटे मोटे ऑफिसर जो है इंडिया के, वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? इनके वाइसरॉय। वाइसरॉय इज द बॉस इन इंडिया। इंडिया में बॉस कौन है? ये। अब सब इसको जवाब दे है, इसको जवाब दे है। अब वाइसरॉय किसको जवाब दे है? अब इसके ऊपर कौन बैठा है? इसके पास पावर तो है, बहुत पावर है, लेकिन ये इसको जवाब देगा अगर कुछ होता है, कोई गलत हो तो। ये रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है। ये आंसरेबल है इसको, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स को, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया उसको, ठीक है, इस काउंसिल को। अब ये जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये किसको रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल है जो ब्रिटिश में, ब्रिटिश का है, ब्रिटिश का एक बड़ा है, छोटा सा जगह है, यहीं भी कहीं पे कोई बिल्डिंग होगा, पार्लियामेंट, संसद, इनका अपना कोई संसद होगा, उसमें एक ये संसद मैंने बनाया है। संसद के अंदर एक छोटा सा कमरा था, उस कमरा में इंडिया के बारे में बातचीत होती थी, तो उसको इंडिया काउंसिल कहा जाता था। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो है ना, इंडियन काउंसिल को रिप्रेजेंट करता है, आंसरेबल है, ठीक है। और ये जो है इंडियन काउंसिल अल्टीमेटली किसको आंसरेबल है? डैन ब्रिटिश आंसरेबल, और ये लास्ट में ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है उसको आंसरेबल है। तो देख रहे हो, ये इसको, ये पार्लियामेंट को, लास्ट में पार्लियामेंट ही ना बचता है ना। अब वाइसरॉय जो है डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है किसका? क्राउन का, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। लेकिन वाइसरॉय पहले कुछ होता है तो इसको बताता है, ये इसको बताएगा इंडियन काउंसिल को, इंडियन काउंसिल पार्लियामेंट को बताएगा। ब्रिटिश का है ये, समझ गए? समझ गए हो गया, आई होप। अच्छा, नाम में आप देख लिए क्या? ओह, देख लिए। पहले वाइसरॉय यही थे हमारे नहीं, हमारे इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया के। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था थोड़ी देर पहले, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? फर्स्ट। चलो क्वेश्चन मैं चेंज करता हूँ, यहाँ तो तुम देख लिया आपने। हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? जब हम लोग आजाद हो रहे थे तो उस समय वाइसरॉय कौन था इंडिया का? कौन? वो बताओ। विभाजन के समय पे इंडिया का वाइसरॉय कौन था? वो बताओ, बताना है आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में बुक में भी देख लेते हैं। वही वाली बात लिखी गई है, ऑल द अथॉरिटी फॉर द गवर्नेंस इन इंडिया वाज वेस्टेड इन द गवर्नर जनरल काउंसिल, वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स, ठीक है। वही जो हायरार्की मैंने बनाई, वही वाला, ये इसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ये काउंसिल को, काउंसिल पार्लियामेंट को। वही द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, काउंसिल को, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट बात करती है। चलिए ये वाला पढ़ लेना, वही वाला यहाँ पे भी लिखा गया था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ द फंक्शन अंडर द सुपरिटेंडेंस, वही वाला चीज है। आगे आते हैं द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये हमारे इतिहास का बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क साबित होने वाला है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इतिहास में। By this act, the power of the crown were to be exercised by the Secretary of India. क्राउन का जो पावर है वो अब किसके द्वारा एक्सरसाइज किया जाने लगा? सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो बनाया गया था। जो चीज यहाँ पे समझाई ना हो वही वाला लाइन इधर कॉपी किया गया, तो हम लोग दोबारा से नहीं पढ़ने वाला इसको। हाँ, वही चीज है ना, असिस्टेड बाय काउंसिल ऑफ 15 मेंबर्स, इधर नहीं लिखा हुआ था, दिखाता हूँ मैं आपको। 15 मेंबर्स इधर भी था, ये रहा, यहाँ पे भी वही वाला चीज है। 15 member known as the Council of India, Secretary of the State, who was responsible to British Parliament, the Government of India, who was responsible to Governor General, assisted by an Executive Council. वही चीजें हैं। आगे देखो, this act enabled the Governor General to associate representative of Indian people with the work legislation by nominating. अब क्या हुआ? अब इस सरकार, ये जो ब्रिटिश की सरकार थी, उसमें इंडियन लोग को भी शामिल किया जाने लगा, इंडियन को नॉमिनेट किया जाने लगा, इंडियन पीपल भी अब शामिल होंगे इनकी सरकार में। वही वाली बात लिखी गई है। तो क्यों किया जा रहा था? काउंसिल को एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंडेड काउंसिल। द एक्ट प्रोवाइड दैट द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल शुड इंक्लूड सर्टेन एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। जितने भी मेंबर्स ऐड होने वाले थे वो सारे के सारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे। ऑल्सो व्हाइल ट्रांसक्रेटिंग लेजिस्लेटिव बिजनेसेस एज ए लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज नाइदर रिप्रेजेंटेटिव नॉर डिलिबरेटिव इन एनी सेंस। इसका मतलब समझेंगे अभी, रुक जाओ। ठीक है, ये मैंने शुरू में बोल दिया, यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया था और यहाँ पे वो लिख भी दिया गया है।
It decentralized the legislative powers of the Governor General Council and vested them into the governments of the Bombay and Madras. फिर से वही पुराना वाला सिस्टम शुरू हो गया, मद्रास, बम्बे, बंगाल। समझ रहे हो? तो ये एक्ट इंपॉर्टेंट थी हमारे संविधान को अगर देखा जाए तो लैंडमार्क तय करने वाली है संविधान बनने का एक तरीके से। ओके, अब आगे देखते हैं अगला एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ठीक है, यही वाला इसको बढ़ाया गया आगे करके, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसमें क्या होता है, द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसकी जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, टू बी नॉमिनेटेड बाय बंगाल चैम्बर। अब बंगाल चैम्बर से भी नॉमिनेट होने लगा, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। दो काउंसिल थी यहाँ पे, कौन कौन, प्रोविंशियल अलग, लेजिस्लेटिव अलग। तो वही वाली बात लिखी गई है, द नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल were to be nominated by the Bengal Chamber of Commerce and the Provincial Legislative Council, while the non-official members जो थे और Provincial Council were to be nominated by the certain local bodies। तो यहाँ पर लोकल में ऐसा नहीं है, आप लोग समझ लेना कि किसी को भी ऐड कर लिया जाएगा काउंसिल में। इंडिया में उस समय पे कुछ बड़े लोग को ही काउंसिल में जगह दी जाने की बात हुई, जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स, बड़े बड़े जमींदार, मुंसाब, जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कुछ नामी ना जो होता है ना, नाम जिनका हो, उनको काउंसिल में जगह मिलेगा नॉन ऑफिशियल मेंबर के तौर पे। द काउंसिल वेयर टू हैव द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चंस। अब ये जो काउंसिल में ये सब आ रहे हैं तो उनके पास पावर थी। द काउंसिल वेयर हैव टू द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। अब आता है मॉर्ले मिंटो सुधार, रिफॉर्म, इसको बोला जाता है इंडियन एंड काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, दोनों एक ही नाम है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बोलो या इंडियन ऑफ काउंसिल एक्ट 1909। अब ये मॉर्ले मिंटो का मतलब समझ लो, मॉर्ले अलग नाम है, मिंटो अलग नाम है, दोनों एक ही नहीं समझ लेना। ठीक है, दोनों अलग अलग है। मॉर्लो अलग इंसान है, मॉर्लो जो था सेक्रेटरी था, तो सेक्रेटरी का नाम पहले लिखा जाता है। ठीक है, मिंटो जो था वाइसराय था, तो इसको बाद में लिखा जाता है। तो ये मॉर्लो कौन था, सेक्रेटरी, या ये वाइसराय। ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की बात कर रहा हूं, उस समय पे मॉर्ले मिंटो था इंडिया में। ओके, उस समय पे कौन था, मॉर्ले मिंटो था इंडिया में। याद रहेगा, पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया इन द टाइम ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट, और इंडियन काउंसिल एक्ट जब आया था तो कौन था, या सेक्रेटरी स्टेट पूछ लेगा तो दोनों का नाम याद रहेगा। पहला लाइन में वही बताया गया कि कौन क्या था उस समय पे। ठीक है, अब यहाँ पे चीजें बदल रही है धीरे धीरे। यहाँ पे शुरुआत किया गया नॉमिनेटिंग करने का इंडियन पीपल का नॉन ऑफिशियल मेंबर, यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा। अब यहाँ पे इस समय पे टोटल 16 मेंबर्स थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। अब इसमें 1909 में इस नंबर को बढ़ा करके 60 कर दिया गया। यहाँ पर 60 था, यहाँ पर हालांकि लिखा नहीं गया, 16 यहाँ पर लिख लेना। वैसे यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी दिया गया है, 16 था अंडर द 1892 एक्ट। 1892 एक्ट में 16 था, वही वाला लिख दिया गया है, उसको 60 कर दिया गया दिस एक्ट में, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में, जिसमें एग्जीक्यूटिव काउंसिलर को शामिल नहीं किया गया, एक्सक्लूडिंग द एग्जीक्यूटिव काउंसिलर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पेन किधर गया, देखो यहाँ पे बात करी गई 16 से 60 हो गया, 16 से 60। अब थोड़े बहुत इनके पावर बढ़ाए गए, जैसे कि क्या किए गए यहाँ पर पावर, जैसे कि पावर बोले तो क्या, मेंबर्स को अब अलाउ किया गया कि आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, रेजोल्यूशन को आप चला सकते हैं, मूव रेजोल्यूशंस ऑन द बजट, ओके एंड सो ऑन। थोड़े बहुत पावर इसमें बढ़ाए गए। इसमें इलेक्शन की बात करी गई सबसे पहली बार। एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शन वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। कहाँ, काउंसिल में इलेक्शन की बात करी गई, इंट्रोडक्शन दिया गया, इंट्रोड्यूस किया गया एट द सेंटर आल्सो, बट हियर द ऑफिशियल मेजोरिटी वाज मेंटेन। यहाँ पर जो मेजोरिटी थी वो मेंटेन रखी गई। ठीक है, मेजोरिटी मेंटेन रखी गई। मेजोरिटी में कौन थे, इंडियन की ब्रिटिशर्स। इंडियंस कैसे मेजोरिटी में हो जाएंगे, सोचो ना, इंडियन मेजोरिटी में थे, काउंसिल में तो मेंबर्स ढेर सारे थे, तो ढेर सारे मेंबर्स में मेजोरिटी में कौन था, माइनॉरिटी में कौन था,
हालांकि आपको लग रहा होगा कि इंडियन को बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे इंडियन ज्यादा हो गए होंगे, नहीं, मेजोरिटी अभी भी उनके पास है। और मेन पावर जो थी ना ब्रिटिश के पास ही थी। कुछ कुछ चीजें जैसे कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आस्क कर सकते थे इंडियंस, ये सारी चीजें दी गई पावर्स, ठीक है। मेंबर्स वे आर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मूव रेजोल्यूशंस, ओके। तो ये बातें हैं। यहाँ पर एक बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। मुस्लिम कम्युनिटी को सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की पहली बार बात यहाँ पर करी गई और पहली बार यहाँ पर दिया गया। आगे चल के यही जो हमारा इंडिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग सब कुछ शुरू हो गया यहाँ से, यही से शुरू हुआ है, फिर आगे चल के बहुत बड़ा बन जाएगा, इंडिया पाकिस्तान बना देगा। सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अलग से रिप्रेजेंटेशन होने लगा, ठीक है। बाकी ये सब भी लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ सकते हो, जैसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर एम्पावर्ड, इनकी पावर थोड़ी सी बढ़ाई गई, टू मूव रेजोल्यूशन ऑन बजट। एंड वही वाली जो मैंने बात की ना कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेजोल्यूशन को मूव कर सकते हैं ऑन बजट, वही वाली बात तो यहाँ पे लिखी गई है। एंड एनी मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे कि पब्लिक का जो भी कोई है मामला, एक्सेप्ट सर्टेन स्पेसिफिक जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, स्पेसिफाइड सब्जेक्ट्स हैं, उसको छोड़ करके, सच एज आर्म्ड फोर्सेस, फॉरेन अफेयर्स, इंडियन स्टेट्स, इसको छोड़ करके बाकी सभी काउंसिल्स वगैरह जो है कर सकती थी। ठीक है। तो काउंसिल में कितने मेंबर्स थे, याद रखना 60 मेंबर थे 1909 में। अगर मैं पूछूं 1892 में कितने मेंबर्स थे, 16 थे, ठीक है। ये यहाँ पर होता है। फिर ये दोनों एक्ट जो है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, 1915 वाला खास नहीं है, देखो 2 लाइन में खत्म कर दिया है, तो इसमें कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा आपका, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद आपका मेन आता है 1919 में, ठीक है। ये देखो कितना लंबा है, यहां से शुरू हुआ, ये इधर पूरा उसी का है, पूरा उसी का है, फिर ये यहाँ पे खत्म होता है। साइमन कमीशन फिर आता है, साइमन कमीशन जॉन साइमन के द्वारा आता है, तो इसीलिए साइमन नाम पड़ा। उसके बाद और देखो, फिर ये साइमन कमीशन 2 लाइन तक खत्म हो जाएगा। फिर ये वाला एक्ट भी बहुत लंबा है, यहाँ से आएगा यहाँ तक चलता है, फिर क्रिप्स मिशन आता है, तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गई है, और एक दिन में ज्यादा पढ़ोगे खिचड़ी हो जाएगा। पता चलेगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं चार्टर एक्ट, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट, दोनों मिक्स हो गया। अब पूछूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किया है, तो एक्ट 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 ढेर सारा हो जाएगा। तो कल हम लोग इसको खत्म कर देंगे, ये चैप्टर को, पहले चैप्टर को, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर ये हमारा परसों ये शुरू करेंगे। ये देखो कितना छोटा चैप्टर है, वो दिखा देता हूँ। यहाँ से शुरू होता है, यहाँ खत्म हो जाता है मतलब 1.5 पेज में बस है, फिर आर्टिकल शुरू हो जाते हैं, फिर सारे आर्टिकल से। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।